और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। अब देखिए, यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है, आप लोगों को भी इस चीज की जानकारी हो गई होगी कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट से परमिशन लेकर उनको रिमांड पर भी रखा है। अब ये ईडी क्या है? देखिए, हमारा एग्जाम है, हमारे एग्जाम के अलग अलग स्टेप होते हैं। अब किसी भी स्टेप में इंडियन इकोनॉमी के बारे में अगर पूछा जाता है तो उसमें ईडी के बारे में भी पूछा जाना निश्चित है, जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ईडी का अहम रोल है हमारे इंडिया की इकोनॉमी में। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के कई ऐसे स्टेप हैं जिसमें ईडी का एक अच्छा खासा रोल देखा जा सकता है। इसलिए इस चीज को अच्छी तरीके से क्लियर कर लो कि ये ईडी होता क्या है, ईडी कैसे काम करता है, ईडी को कौन कंट्रोल करता है, ये सारी चीजें होती हैं। हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, गलत किया गया, सही किया गया। गलत सही का देखो, जो डिसीजन होता है वो कोर्ट में होता है, या उनको जानबूझ के ऐसा किया गया, इन सारी चीजों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा अपना मतलब है एग्जाम के लिए, अपने नॉलेज के लिए। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि ये ईडी क्या होता है। देखिए, ईडी के बारे में कुछ शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है, जो कहते हैं ना कि एक बेसिक चीज कि इतना तो पता ही होना चाहिए, बाकी आगे की जो कहानी है वो भी पता करेंगे। ईडी का जैसे कि पूरा नाम होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई नाम से। दूसरी चीज ये है कि इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका मुख्यालय है या हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। हेड क्वार्टर के साथ साथ इसके कई रीजनल ऑफिस भी हैं। जैसे कि एक तो हेड ऑफिस बना दिया दिल्ली में, उसके अलावा इंडिया में अलग अलग जगह पर, क्योंकि बहुत बड़ा इंडिया है तो उसमें अलग अलग जगह पर इसके रीजनल ऑफिस भी बनाए गए हैं, जोन ऑफिस भी बनाए गए हैं। इस टाइप से ईडी का अपना जो फैलाव है वो हुआ है। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसको बनाया गया है उसका बेस क्या था, किस आधार पर इसको बनाया गया। वो एक एक्ट था, हमारे आजादी से पहले बनाया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947, 1947 का ये एक्ट था। उसके बेस पर इसको बनाया गया। वो बात अलग है कि समय समय पर इसमें चेंजेस होते रहे हैं। इसको कभी कोई और जिम्मेदारी दी गई तो कभी कोई और जिम्मेदारी दी गई, वो दी जाती है अलग अलग हमारे यहाँ पर बने कानूनों के हिसाब से। देखो, इसको बनाने का जो पहला स्टेप शुरू होता है वह 1956 में। 1956 में यह डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर में एक इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में काम कर रहा था 1956 में। फिर कहानी आगे बढ़ती है, बात आती है 1960 की। 1960 में इसको शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब केवल प्रशासन के लिए इसे शिफ्ट कर दिया गया। इसका वर्क था केवल एडमिनिस्ट्रेशन संभालना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। ये इसकी हिस्ट्री है। और 1957 में इसका नाम चेंज करके, जैसे कि पहले इसका नाम क्या था, इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में काम कर रहा था, और फिर इसका एक नया नाम रखा गया, वो रखा गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1957 में। तो ये इसकी कहानी है। और इसके अलावा ये भी समझ लेते हैं कि ये किनके अंडर में काम करता है। तो ये हमारे भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर में काम करता है। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि ये भारत सरकार के जो वित्त मंत्री होते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, ये उनके अंडर में कार्य करता है। ठीक है, तो ये था ईडी का एक संक्षेप में इंफॉर्मेशन कि ये ईडी की स्थापना कब हुई, इसका कब नाम बदला गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा किसके कंट्रोल में कार्य करता है। अब चलिए यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिर ये काम क्या करता है। देखिए कि इसके काम करने के चार बेस हैं, चार ऐसे कानून हैं जिनसे इसे पावर मिलती है, और ये चार कानूनों के ऊपर ये काम करता है। मतलब जो कानून बनाए गए हैं वो लागू हो रहे हैं, उनके आधार पर ये काम करता है कि अगर कानून के खिलाफ कोई व्यक्ति कर रहा है कार्य तो उसको गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा चलवाया जाए। तो ये इसकी जिम्मेदारी है ईडी की, और ईडी को ही ये पावर मिली हुई है। अब इसमें एक कानून है जो 1974 में बनाया गया, जिसका नाम है विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द कन्वेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंस ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। ठीक है, ये पहला कानून है जिसके आधार पर ये कार्य करता है। इसके बारे में डिटेल में अभी समझेंगे। दूसरा कानून क्या है, दूसरा लॉ जो है वह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसको फेमा नाम से जानते हैं ज्यादा, और ये ज्यादा फेमस है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, दूसरा ये कानून हो गया जिसके लिए कार्य करता है या जिससे इसे पावर मिली हुई है।
और तीसरा कानून है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। 2002 में ये जो नया कानून बनाया गया, इससे भी इसको पावर मिलती है और ये इसके लिए कार्य करता है, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। और इसके अलावा चौथा जो कानून है वह है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ठीक है, 2018 में ये भगोड़ा जो आर्थिक रूप से जो भगोड़ा होते हैं, जैसे कि जो इंडिया में जिन्होंने घपले किए, इंडिया का जो जो पैसा इन्होंने छीना और फिर ये विदेश में भाग जाते हैं, तो उनके लिए भी ये अलग से कानून बनाया गया, उसके लिए भी ईडी काम करता है। अब इनको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। अब देखिए, पहला जो कानून था, इसके तहत निदेशालय को इस कानून के उल्लंघनों के संबंध में निवारक निरोध के मामलों को प्रोत्साहित करने का अधिकार है। मतलब अगर ईडी को लगता है कि किसी ने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 का उल्लंघन किया है, तो वह उसके लिए निवारक निरोध करने का अधिकार रखता है, उसको गिरफ्तार भी कर सकता है और अपनी रिमांड में या अपने ऑफिस में रखकर पूछताछ भी कर सकता है। तो इस कानून के तहत ईडी को ये पावर मिली हुई है। दूसरा जो कानून है वह है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जिसे फेमा बोलते हैं। इसके तहत क्या है, यह एक नागरिक कानून है जो विदेशी व्यापार और भुगतान की सुविधा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित किया गया है। यहाँ पर हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये थोड़ी कठिन शब्दावली है, मैं अभी आपको नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। फिर भी ये चीज भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा ही आपको लिखना होगा। ज्यादा इजी तरीके से लिखेंगे तो लगेगा कि आपको नॉलेज ही नहीं है। और ईडी को विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के संदिग्ध उल्लंघनों के अन्वेषण करने और कानून का उल्लंघन करने वाले को न्याय निर्णित करने और उन पर जुर्माना लगाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। मतलब यहाँ पर फेमा का अगर कोई उल्लंघन करता है तो ईडी उस पर जुर्माना भी लगा सकता है, ये पावर मिली हुई है। इसके बाद जो चौथा है हमारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसके तहत ये कानून अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर भागकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब ये कानून इसलिए बनाया गया है, जैसे कि आपने सुना होगा नीरव मोदी, विजय माल्या, इन्होंने भारत से पैसा लूटा गलत तरीके से और विदेश में भाग गए। उनको लगता है कि यहाँ पर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारत का लॉ यहाँ पर है ही नहीं, तो वहां पर भी वहां के न्यायालय में उन पर मुकदमा चलाया जा सके या उनको यहाँ पर लाया जा सके, ये जिम्मेदारी ईडी को दी गई है। ईडी बाकायदा विदेशों में जाकर वहां पर उनको पकड़कर यहाँ लेके आएगी या वहां पर भी उन पर मुकदमा चलवा सकती है। ये अधिकार ईडी को दे दिया गया है इस कानून के द्वारा। एक ऐसा कानून है जिसके तहत ईडी को ऐसे भगोड़े आर्थिक अपराधी जो कि गिरफ्तारी से बचते हुए भारत से बाहर भाग गए हैं, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के लिए और उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार के लिए सौंपने का या उसमें शामिल करने का अधिकार दिया गया है। तो ये 4 कानून हैं जिसके बेस पर ईडी काम करता है। अब थोड़ा बेसिक रूप से समझ लेते हैं, जो एक इजी शब्दावली में रहेगा, हो सकता है यहां पर आपको समझ में ना आया हो। देखिए समझिए, अगर इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है तो यहां पर आपको थोड़ा डाउट रहेगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब देखिए यहां पर एक उदाहरण से मैं समझाता हूं कि कैसा डाउट रहेगा। आपने ये चीज सुनी होगी या कभी महसूस की होगी जब जानकारी नहीं होगी कि हमारे देश में पैसा छपता है और हमारे देश में गरीबी भी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्यों ना सरकार बहुत सारा पैसा छाप के लोगों को बांट दे, तो क्यों ना लोगों की गरीबी दूर की जाए। अब देखिए यहां पर ये सवाल आया होगा, तो आपको क्या लगता कि अगर पैसा बांटने से सरकार बहुत सारा पैसा छाप के लोगों को बांट दे तो गरीबी दूर हो जाती, तो फिर दिक्कत क्या थी, क्यों ना करती सरकार ऐसा। जब सरकार अनाज बांट सकती है, हर तरीके से ऐसा बांट सकती है, तो बहुत सारा पैसा भी बांट देती। लेकिन यह अगर डाउट आपके मन में आता है या पहले आया करता था, तो यहां पर समझिए कि जिस दिन आप ये चीज समझ गए कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, तो समझ जाना कि आप इंडियन इकोनॉमी का आधा नॉलेज ले लिए हैं। क्योंकि ये चीज तभी समझ में आएगी जब आप इंडियन इकोनॉमी के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी शब्दावलियां, बहुत सारे वर्ड मीनिंग को समझेंगे, बहुत सारी उसके जो परिभाषाएं हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो विद्वान हैं इंडियन इकोनॉमी के, उनके जब आप स्टेटमेंट को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो इसलिए इसमें आपको लग रहा होगा कि ये चीजें क्लियर नहीं हुआ कि ईडी क्या करता है, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि देखिए एक चीज आपने सुनी होगी कि सरकार ने अगर ये बोल दिया है कि हमें इतना टैक्स आपसे चाहिए, अगर आप इतनी इनकम करते हैं और आप टैक्स की अगर चोरी करते हैं तो सरकार आपके खिलाफ केस दायर करेगी और केस
में आपको खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। फिर उसमें अगर सरकार जीत जाती है तो वह आपको जेल भेजेगी, जुर्माना लगाएगी, ये सारी चीजें करेगी। तो ऐसे ही समझिए कि जो हमारे यहाँ पर जो पैसे का लेन देन करना या विदेशी स्तर से पैसा आपके पास कितना आ रहा है उसका हिसाब किताब देना, या जो हमारे यहाँ पर गलत तरीके से भारत का पैसा लूटना, ये सारी चीजें कानून का उल्लंघन करती हैं। और इन सारी चीजों को रोकने के लिए अलग अलग टाइप से कानून बनाए गए हैं, चाहे वो फेमा हो या कोई और कानून हो। अब इन्हीं कानूनों को लागू करवाने के लिए ऐसी एजेंसियां बनाई गई हैं जिनका नाम है ईडी। ईडी के अलावा भी इंडियन इकोनॉमी को लेकर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कई सारी ऐसी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो ये सारी चीजें कवर करती हैं कि कौन इंडियन इकोनॉमी को बेकार न कर रहा हो, कि भारत के पैसे को, भारत की जो अपनी संपत्ति है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें, चाहे पैसा हो या भारत की किसी प्रकार से कोई चल या अचल संपत्ति हो। ये सारी चीजें देखिए शामिल हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर ईडी को बनाया गया है और ईडी स्पेशली इसी पे वर्क करती है, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसको बजट बनाना और जो टैक्स है वो कलेक्ट करना और जहां पर भी रुपए लगाना है उनको देना, ये सारे काम रहते हैं। तो इसलिए इसको एक ऐसे एजेंसी के रूप में बना दिया गया कि इसका मेन काम ये रहेगा कि कोई गलत तरीके से अगर पैसे का इस्तेमाल दुरुपयोग करता है तो उसको आप रोको और उस पर कानूनी कार्रवाई करो। तो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अभी, उनको गिरफ्तार इसी वजह से किया गया क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने आबकारी मामले में पैसे का घोटाला किया है, गलत तरीके से इनकम को अपनी बढ़ाया है या सरकार का पैसा लूटा है। तो इसी आरोप में ईडी ने उनके खिलाफ केस दायर किया और उनको कोर्ट में पेश किया और कोर्ट के सामने सबूत देकर उनको रिमांड पर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कोर्ट ने रिमांड पर दे दिया है तो मतलब कोर्ट ने कुछ ना कुछ समझ के ही रिमांड पे दिया होगा। अब इसमें तो अपना कोई मतलब नहीं है कि आप ये बोल दो कि कोर्ट के डिसीजन बेकार हैं या कोर्ट ने गलत तरीके से रिमांड पे क्यों दे दिया, वो अपना अलग मतलब है। जो चीज मेन समझने वाली थी वो हम समझ गए कि ईडी क्या होता है, कैसे वर्क करता है।